हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बिन ब्याही गर्भवती। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी काल्पनिक है और आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। खुशी 22 साल की लड़की, कॉलेज का आखिरी साल, माँ से दूर दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। खुशी के पिताजी का देहांत हो चुका था। उसकी माँ शीला एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। खुशी बहुत ही सुंदर और हमेशा हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। एक दिन खुशी की खास सहेली पायल ने पब में पार्टी रखी थी। सब नाचने गाने में व्यस्त थे। वहाँ पायल और उसके दोस्तों के अलावा और भी लोग मौजूद थे। खुशी डांस करने लगी। डांस करते हुए उसने महसूस किया कि सामने सोफे पर बैठा लड़का उसे घूर रहा है। कुछ देर बाद खुशी का गला सूखने लगा और वो कोल्ड ड्रिंक लेने काउंटर पर गई। तभी वो लड़का वहां आया और मुस्कुरा कर कहा, हाय, माय नेम इज हर्ष कपूर, योर नेम प्लीज। खुशी ने कहा, मैं अजनबियों से बात नहीं करती, समझे मिस्टर। हर्ष ने कहा, ओ, जान पहचान करने में कौन सी देर लगती है, अभी हम अपने बारे में बता देते हैं तुम्हें। हर्ष ने बताया वो रांची से है। वहाँ ब्लू मून नाम के होटल का मालिक है। ब्लू मून बहुत ही फेमस होटल है। यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया है 1 महीने के लिए। होटल रेडिसन में ठहरा हुआ है और भी बहुत कुछ बातें करने लगा। फिर बोला, अब कहो, क्या हम अजनबी हैं? फिर कुछ देर खुशी ने भी अपने बारे में बताया। फिर दोनों ने अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे को दिया और चले गए। उसके बाद दोनों की व्हाट्सएप और फोन पर बातें होने लगी। 2-3 बार दोनों की मुलाकात भी हुई। उसके बाद हर्ष रांची चला गया और खुशी और हर्ष में अच्छी दोस्ती हो गई। 1 महीने बाद फिर हर्ष वापस उसी शहर आया। तब खुशी उससे वापस मिली। उस दिन हर्ष ने खुशी को प्रपोज किया और खुशी ने भी हर्ष को हाँ में जवाब दिया। दोनों मिलने लगे। एक दिन हर्ष खुशी को होटल में अपने साथ ले गया। वहां प्यार में पागल खुशी कब हर्ष की बाहों में खो गई पता ही नहीं चला और अपनी सारी सीमाएं उसने लांघ दी। उसके बाद 5-6 मुलाकातें और हुई। फिर हर्ष रांची चला गया। खुशी की भी आखिरी साल की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। उसके 2 पेपर बाकी थे। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। परीक्षा खत्म होने के बाद वो अपनी माँ के पास जाने वाली थी। खुशी ने पेपर दिया। पेपर देने के बाद रूम में आई। अचानक से उसे उल्टी होने लगी। सोचने लगी, मेरे पीरियड्स जब से शुरू हुए तब से ही इरेगुलर हैं। कभी कभी 3-3 महीने तक नहीं आते, तो इस और मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसने तुरंत किट खरीदी और टेस्ट किया। टेस्ट पॉजिटिव आया, मतलब वो गर्भवती है। उसने तुरंत हर्ष को फोन लगाया, पर उसने फोन नहीं उठाया। तो खुशी ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर उसे प्रेगनेंसी वाली बात बताई। कुछ देर बाद हर्ष ने मैसेज देख लिया। ये बात खुशी को पता चल गई, पर हर्ष का फोन नहीं आया। खुशी ने उसे फोन किया, पर फोन बंद आ रहा था। खुशी को समझ नहीं आया। उसके पास तो हर्ष के घर का पता भी नहीं था। वो होटल रेडिसन गई। वहां से पता किया तो पता चला कि हर्ष नाम का कोई गेस्ट ठहरा नहीं था वहां। इस पर खुशी ने जिस दिन वो होटल में आई थी वो तारीख और होटल का कमरा नंबर बताया। तब बहुत मुश्किल के बाद उन्होंने बताया कि वो रूम किसी रोहित जायसवाल के नाम से बुक था, पर उस रूम में 3 लड़के रुके हुए थे और वो रूम उस महीने 3-4 बार 2 दिन के लिए ही लिया गया था। खुशी ये जानकर समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने इंटरनेट पर ब्लू मून होटल के मालिक का पता किया तो पता चला वो बात भी झूठी ही थी। खुशी सोचने लगी, मैं कितनी बेवकूफ थी जो एक बार भी प्यार करने से पहले हर्ष के बारे में जांच पड़ताल नहीं की। जैसे तैसे आखिरी पेपर दिया। अनमने ढंग से सामान पैक किया। रात की ट्रेन थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। सभी सो रहे थे, पर खुशी की आंखों में
नींद गायब थी। सोचने लगी, अब क्या करूंगी मैं। सुबह खुशी घर पहुंच गई, पर आज वो उस तरह खुश नहीं दिखाई दी। घर पहुंचते ही शीला से कोई बात भी नहीं की और सीधा अपने कमरे में चली गई। फ्रेश होकर नाश्ता किया, टीवी देखी और लंच कर शीला से बोली, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। दोपहर के 2 बजे से खुशी कमरे में गई, जिसकी शाम को 7 बज गए, पर खुशी कमरे से बाहर नहीं आई। शीला को लगा परीक्षा अभी खत्म हुई, इस कारण खुशी आराम करना चाहती होगी। कमरे में खुशी मोबाइल नंबर और फेसबुक से हर्ष का पता लगाने में लगी थी, पर उसे कुछ भी पता न चला और उदासी से औंधे मुंह पलंग पर लेटकर आंसू बहाने लगी। शीला 7 बजे खुशी के कमरे में गई और लाइट ऑन करते हुए बोली, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? तुम उदास भी लग रही हो। पेपर अच्छे नहीं गए क्या इस बार? ये सुन खुशी रो पड़ी। ये देख शीला घबरा गई और बोली, क्या हुआ? खुशी ने कहा, माँ मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने आपका नाम मिट्टी में मिला दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शीला ने कहा, क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? खुशी ने कहा, माँ वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन शीला को कुछ समझ नहीं आया और बोली, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये तो क्या कह रही है? तूने क्या किया ये खुशी? कौन है वो लड़का? खुशी ने रोते हुए कहा, माँ वो धोखेबाज निकला। उसने खुद को होटल का मालिक बताया, पर वो झूठा निकला। उसका कोई पता नहीं है मेरे पास। अब क्या होगा माँ? शीला ने कहा, तो उस लड़के को फोन लगा, मैं उससे अभी बात करती हूँ। पागल लड़की, ये क्या कर डाला तूने? माँ उसका फोन बंद आ रहा है। मैं उस होटल में भी गई थी जहाँ वो ठहरा था, पर वहां भी कुछ पता न चला, सब झूठा निकला। खुशी को अपनी नादानी पर पछतावा हो रहा था। शीला की समझ में नहीं आ रहा था वह इस मुश्किल की घड़ी से कैसे अपनी बेटी को बाहर निकाले। यदि यह खबर मोहल्ले में फैल गई तो खुशी की बदनामी होगी और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो अलग। अब क्या करूं? कुछ देर बाद शीला सोचने लगी, फिर खुशी से बोली, रोना बंद कर, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। हाँ, अब कोई गलत कदम मत उठाना, समझी? खुशी ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन खुशी को लेकर शीला अस्पताल गई। वहां डॉक्टर माधुरी ने कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट देख बोली, सॉरी शीला, गर्भपात नहीं हो सकता खुशी का। उसे प्रेग्नेंट हुए 2 महीने हो गए हैं और पहले ही उसे कॉम्प्लिकेशन है। यदि ऐसे में गर्भपात करते हैं तो भविष्य में वह कभी मां नहीं बन पाएगी। शीला ने यह सुन कहा, कोई रास्ता तो होगा डॉक्टर, प्लीज। माधुरी ने कहा, देखिए इससे खुशी को ही समस्या होगी, इसलिए रिस्क लेना उचित नहीं। खुशी ये सुन स्तब्ध थी। ऑटो में पूरे रास्ते दोनों माँ बेटी खामोश थी। फिर घर पहुंचते ही शीला ने फोन पर अपनी खास सहेली निशा से ये बात की। फिर शीला ने खुशी से कहा, सुनो खुशी, आज रात की ट्रेन से तुम हैदराबाद जा रही हो, अपना सामान बांध लो। खुशी ने कहा, पर माँ हैदराबाद क्यों? वहाँ कौन है? शीला ने कहा, वहाँ मेरी सहेली निशा है, तुम उनसे मिली भी हो। वो अकेली रहती है, वो विधवा है और कोई संतान भी नहीं है, एक स्कूल में काम करती है। तुम्हारा वहाँ जाना ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं। 2 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी, फिर मैं भी वहीं आ जाऊंगी। इस बीच में आती जाती रहूंगी। खुशी ने कहा, माँ तुम मुझसे नाराज हो ना, इसलिए मुझे दूर कर रही हो ना अपने आप से? शीला ने कहा, दूर नहीं कर रही, जो भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। गलती तो तूने बहुत बड़ी की है, पर अब रोने और पछताने से क्या होगा? और तेरे अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? इसलिए कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना और उठाने से पहले अपनी माँ के बारे में जरूर सोच लेना। खुशी रात की ट्रेन से हैदराबाद चली गई। स्टेशन पर उसे लेने निशा आ गई। निशा से खुशी नजरें नहीं मिला पा रही थी, तो निशा ने कहा, खुशी तुमने गुनाह नहीं किया, तुमने प्यार किया था। इसमें गलती उस लड़के की है जिसने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। खुशी निशा के घर आ गई। उसे एक कमरा दे दिया था निशा ने। निशा सुबह स्कूल जाती तो दोपहर को आती। खुशी जैसे तैसे मन लगाने लगी।
शीला ने अपने रिश्तेदार और मोहल्ले वालों को ये कहा कि खुशी आगे की पढ़ाई करने वापस शहर चली गई है। दिन बीतते गए। एक दो बार शीला खुशी से मिलने भी गई। खुशी का मन बहुत बेचैन था। अनजाने में की गई एक भूल ने उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से निकलने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। निशा खुशी को बेटी की तरह प्यार करने लगी, उसे खुश रखने की पूरी कोशिश भी करती। खुशी के पेट का उभार साफ दिखने लगा था। पेट में बच्चे का मूवमेंट और बच्चे को सोनोग्राफी में देख उसकी धड़कन सुन लगता कि उसका निर्णय सही था। 9वें महीने में खुशी ने बेटी को जन्म दिया। शीला भी बेटी के पास ही थी अस्पताल में। जब खुशी को वार्ड में शिफ्ट किया गया और उसे होश आया तो बच्चे को अपने पास न देख बोली, माँ मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे उसे देखना है, प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दो। खुशी रोने लगी। शीला का मन हुआ कि वह खुशी के भविष्य के लिए झूठ कह दे कि उसे बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। खुशी को बच्चे के लिए छटपटाता देख शीला ये करने की हिम्मत ना कर सकी। तभी खुशी ने कहा, माँ प्रसव के बाद मैंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। कहाँ है मेरा बच्चा? बताओ ना माँ, कहाँ है मेरा बच्चा? खुशी ने जब तक बच्चा नहीं देखा वह बेचैन रही। उसे देखने के बाद ही चैन आया। 2 दिन बाद ही खुशी और बच्चा निशा के घर आ गए। बच्चे का नाम वंश रखा। कुछ दिन रुककर शीला चली गई। देखते देखते 2 साल बीत गए। शीला रिटायर हो गई। उसने हैदराबाद आकर निशा के पास ही एक किराए का घर ले लिया। खुशी की आंखों का तारा बन गया था वंश। उसकी मुस्कुराहट देख खुशी अतीत की कड़वाहट भूलने लगी थी। पर शीला को अब खुशी की शादी की चिंता थी। उसने लड़के देखना शुरू किए, पर जब ये बात खुशी को पता चली तो उसने कहा, माँ कौन सा लड़का एक नाजायज बच्चे को अपना नाम देगा और मुझे स्वीकार करेगा? मुझे शादी नहीं करना। अब वंश ही मेरे लिए सब कुछ है। शीला ने समझाने की कोशिश भी की पर खुशी नहीं मानी। अब खुशी नौकरी करना चाहती थी क्योंकि माँ के आ जाने से वंश के लिए अब खुशी बेफिक्र हो गई थी। एक दिन खुशी ने अखबार में इश्तिहार देखा। ऋषभ मल्होत्रा, बंगला नंबर 5, शिव हिल, 6 साल की बच्ची को संभालने के लिए एक महिला की आवश्यकता। महिला पढ़ी लिखी हो, उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, बच्चा संभालने का अनुभव हो। इश्तिहार पढ़ने के बाद खुशी ने सोचा, इस नौकरी के लिए मैं उपयुक्त हूँ, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। अगले दिन खुशी सुबह 9 बजे घर से निकल गई। बंगले के गार्डन में लगी कुर्सी पर गार्ड ने उसे बैठने को कहा। खुशी ने देखा 4-5 औरतें और भी आई हुई है। सोचने लगी, कितना कंपटीशन है आज के जमाने में। एक छोटी सी नौकरी के लिए कितने कैंडिडेट आ गए। एक एक करके वो औरतें अंदर गई। फिर खुशी की बारी आ गई। खुशी पहली बार इंटरव्यू दे रही थी। उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। खुशी ने कमरे में प्रवेश किया। सामने कुर्सी पर ऋषभ मल्होत्रा बैठा हुआ था। खुशी ने ऋषभ को देखा। हैंडसम, टॉल, गोरा, बहुत ही स्मार्ट सा आदमी। देखकर लग रहा था 30-32 साल का होगा, पर ऋषभ 36 साल का था। नीले रंग का शर्ट, ब्लैक ट्राउजर पहने हुए, आंखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाया हुआ था। खुशी उसे देखती ही रह गई। फिर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। ऋषभ ने खुशी को बैठने को कहा। खुशी बैठ गई, पर ऐसी चलने के बावजूद भी पसीना पसीना हो रही थी। खुशी को ऐसे देख ऋषभ ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो खुशी एक झटके में पानी पी गई। ऋषभ ने कहा, रिलैक्स, लगता है ये आपका पहला इंटरव्यू है। खुशी ने कहा, हाँ। ऋषभ ने कहा, मैं जो भी पूछूं बस उसका रिलैक्स होकर जवाब दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ऋषभ ने खुशी का बायोडेटा देखा और बोला, तो आप एक बच्चे की माँ हैं, पर आपको देख लगता नहीं। क्या उम्र है आपके बच्चे की? जी 3 साल। ऋषभ ने पूछा, आपके घर में कौन कौन है? खुशी ने कहा, मैं, मेरा बेटा वंश और मेरी माँ। ऋषभ ने पूछा, आपके पति? खुशी ने कहा, वो हमारे साथ नहीं है अब। ऋषभ ने कहा, सॉरी। देखिए, क्या आप अपने बेटे वंश के साथ साथ मेरी बेटी तन्वी को संभाल पाएंगी, क्योंकि आपका बेटा भी छोटा है। खुशी ने कहा, जी हाँ, जैसे एक माँ अपने 2 बच्चों की देखभाल करती है वैसे ही मैं भी
2 बच्चों को संभाल लूंगी। अपना जवाब सुन खुशी को खुद पर आश्चर्य हुआ, ना जाने क्या कह बैठी। ऋषभ ने खुशी का जवाब सुन कहा, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। ऋषभ ने कहा, देखो मेरी वाइफ तपस्या का 7 महीने पहले ही देहांत हो गया। इस कारण मेरी बेटी तन्वी थोड़ी जिद्दी हो गई है। उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक। सैलरी 20,000 है। अगले दिन खुशी ऋषभ के घर 9 बजे पहुंच जाती है। एक 50-55 साल की महिला यशोदा उसके पास आती है, उसे डाइनिंग रूम में ले जाती है, जहां कुर्सी पर पिंक फ्रॉक में बैठी 6 साल की तन्वी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे नहीं खाना, कहा ना मैंने, मुझे भूख नहीं है। 3-4 नौकरानियां वहां खड़ी थी, बार बार तन्वी को नाश्ता करने को मना रही थी। जितनी बार तन्वी को खाने को कहा जाता उतनी बार वह ना कर देती। ये देख खुशी ने तन्वी के पास जाकर कहा, अच्छा आपको नहीं खाना ना, मत खाओ, और नाश्ते की प्लेट खसका दी। तभी ऋषभ भी वहां आ गया और दूर से देखने लगा। तन्वी ने पूछा, आप कौन है? खुशी ने कहा, मैं आपकी नई दोस्त हूँ। खुशी ने तन्वी के हाथ में डॉल देख कहा, ये आपकी डॉल है, बहुत ही खूबसूरत है। तन्वी ने कहा, हाँ। खुशी ने कहा, अच्छा हम एक गेम खेलते हैं, अगर आप उस गेम में जीत गई तो हम गार्डन में जाकर छुपम छुपाई खेलेंगे। तन्वी मान गई। खुशी ने नाश्ते में बने आलू के पराठे के टुकड़े कर दिए और उनके नाम रख दिए, जैसे ये पापा का, ये नानी का, और एक एक कर खिलाने लगी। तन्वी ने देखते देखते नाश्ता खत्म कर दिया। ये देख ऋषभ भी मुस्कुरा दिया। फिर खुशी और तन्वी ने छुपम छुपाई भी खेला। तन्वी खुशी से घुल मिल गई। खुशी को समझ आ गया कि वह बिन माँ की बच्ची है और उस बच्ची के दिल की बात समझने वाला कोई नहीं है घर में। पिता की समझ में भी ज्यादा कुछ नहीं आता है, या हो सकता है उन्हें बच्चे पालने का अनुभव ना हो। तन्वी अगर एक बार मना करती है, फिर घर के नौकर उसे वही काम करने को मनाने लगते हैं। इससे वह चिढ़ जाती है। तन्वी को प्यार और ममता की जरूरत है। खुशी तन्वी से छोटी छोटी चीजें करवाने लगी, ड्राइंग बनवाना, उसे होमवर्क करवाना, डांस सिखाना। तन्वी अब खुश रहने लगी थी। खुशी को पता चला कि तन्वी रात में अपने पिता के पास नहीं बल्कि अकेले सोती है। खुशी ने कल रात देखा कि ऋषभ बिजी रहता है, वो देर से घर आया था। कई बार नौकर भी अपनी ही मनमानी करते हैं। ये सब देख खुशी ने ऋषभ से बात करने का सोचा। उसे पता चला कि ऋषभ स्टडी रूम में बैठा है, तो उसने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया। ये देख ऋषभ ने कहा, अंदर आ जाओ। तभी ऋषभ का फोन बजा और उसने खुशी को इंतजार करने को कहा। मोबाइल ले ऋषभ बाहर चला गया। कमरे में कांच की अलमारियों में किताबें रखी हुई थी। किताबें देख खुशी ने सोचा, लगता है मल्होत्रा साहब को पढ़ने का शौक है बहुत। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब ऋषभ नहीं आया तब उसे गुस्सा आने लगा। वो उठकर जाने लगी और बड़बड़ाने लगी, ये पैसे वाले लोग पैसा कमाने में इतने बिजी रहते हैं, इन्हें अपने बच्ची की भी फिक्र नहीं रहती है। मैं उनकी बच्ची के बारे में बात करने आई हूँ, पर जनाब है कि उनका ध्यान तो पैसे कमाने पर है। वह गुस्से में उठ खड़ी हुई। उसने गुस्से से कुर्सी को पीछे ढकेला और मुड़ी। खुशी को पता भी नहीं चला कि उसका पैर कब मुड़ गया और वह गिरने लगी। तभी मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल ऋषभ के चेहरे के पास था। ऋषभ का एक हाथ खुशी की कमर पर था। खुशी ने पास में रखी कुर्सी का हैंडल पकड़ा। ऋषभ ने हल्का सा सहारा दिया। खुशी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। ऋषभ ने कहा, सॉरी, देर हो गई। दरअसल अभी मेरे एक एम्प्लॉय के पिता की डेथ हो गई। दरअसल कल उनका ऑपरेशन हुआ था, तो कल मैं वही अस्पताल में था। फिर अचानक से उनकी डेथ हो गई। शरीर को अस्पताल से घर लाने का इंतजाम देख रहा था, इसलिए फोन आया था। खुशी का मन शर्म से भर गया। वह अपनी सोच पर शर्मिंदा थी। उसने ऋषभ से तन्वी की समस्याओं के बारे में बात की और स्टाफ के बारे में भी बात की और कहा अब तन्वी की जिम्मेदारी उसकी है। उसे अपनी तरह से
संभालने की आजादी दी जाए और सारे स्टाफ को उसकी बात माननी होगी। ये भी कहा कि आपको भी तन्वी को कुछ समय देना चाहिए, उसे मॉल ले जाएं, पिकनिक ले जाएं, घुमाएं, उसके साथ खेलें। ऋषभ ने भी खुशी की बातों पर ध्यान दिया और कहा वो कोशिश करेगा। खुशी के पैर में चोट लगी थी, उसे दर्द हो रहा था। वह उठी और जाने लगी। तभी उसे चलने में तकलीफ होने लगी। वो लंगड़ा कर चल रही थी। यह देख ऋषभ ने कहा, खुशी रुको, तुम्हारे पैर में चोट आई है, तुम ठीक से चल नहीं पा रही हो। खुशी ने कहा, मैं ठीक हूँ। ऋषभ ने गुस्से में कहा, शट अप खुशी, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। उसने खुशी को कुर्सी पर बैठने को कहा। खुशी चुपचाप बैठ गई। ऋषभ ने कहा, जिस पैर में चोट लगी है उसे आगे करो। ये सुन खुशी ने चोट लगे पैर को झट से पीछे कर लिया। ऋषभ घुटने के बल नीचे बैठ गया। खुशी चुप थी। ऋषभ ने उसके पीछे रखे पैर को खींचकर आगे किया और कहा, पैर ढीला रखना। फिर उसने एड़ी को गोल गोल घुमाया और जोर से खींच दिया। खुशी की चीख निकल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका मन तो किया ऋषभ को एक जोरदार थप्पड़ दे, इतनी जोर से दुखा दिया। फिर वह उठकर जाने लगी। उसे चलने में उतना दर्द नहीं हो रहा था अब। उसने पीछे मुड़कर ऋषभ को देखा। वो कुर्सी पर बैठ फाइल देख रहा था। खुशी मन ही मन मुस्कुरा दी। वो ऋषभ की तरफ आकर्षित होती जा रही थी। उससे मिलने या बात करने का मौका ढूंढती थी। अब वो नोटिस कर रही थी ऋषभ तन्वी को समय देने लगा था, उसके साथ खेलता था। दोपहर में जब भी घर आता तो तन्वी सोई होती तो उसे चुपके से एक बार जरूर देख जाता था। तन्वी भी खुश रहने लगी थी। ऋषभ भी तन्वी को खुश देख खुश था। उसे खुशी की देखभाल पर भरोसा होने लगा था। खुशी को ऋषभ से प्यार होने लगा था। जब कभी दोपहर को खाने पर ऋषभ नहीं आता तो खुशी बेचैन हो उठती। एक दिन तन्वी ने जिद की कि उसे रेड कलर की फ्रॉक ला कर दो। उसके पास रेड कलर की फ्रॉक नहीं है। तो खुशी ने कहा, अच्छा ठीक है, हम मॉल जाकर ले आएंगे। दोपहर को जब तन्वी लंच करने लगी तब ऋषभ से बोली, पापा कल हम मॉल जाएंगे फ्रॉक लेने। ये सुन ऋषभ ने कहा, कल दोपहर को तुम लंच के बाद चले जाना। फिर कुछ सोच बोला, खुशी तुम कल अपने बेटे वंश को भी ले आना, दोनों बच्चे घूम आएंगे। फिर तन्वी कहने लगी, पापा आप भी चलो ना प्लीज। ये सुन ऋषभ ने कहा, अच्छा ठीक है, हम सब चलेंगे। बस अगले दिन का खुशी को बेसब्री से इंतजार था। आज उसने अच्छे से मेकअप किया था, बालों को खुला रखा और काजल भी लगाया था। वो वंश को लेकर वहां पहुंच गई। दोपहर में लंच के बाद ऋषभ स्टडी रूम में चला गया। वहां से इंटरकॉम कर खुशी से कहा, कुछ काम आ गया है, मैं नहीं चल सकूंगा। तो खुशी ने धीरे से कहा, तो हम भी नहीं जा रहे। ये सुन ऋषभ ने पल भर रुक कर कहा, अच्छा मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद ऋषभ तैयार होकर आ गया। खुशी बच्चों को लेकर गार्डन में खड़ी थी। तभी ड्राइवर गाड़ी ले आया। दोनों बच्चे गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर बाहर निकल गया। खुशी समझ गई कि गाड़ी ऋषभ चलाएगा। फिर वह चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गई। ऋषभ आज बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। फिर ऋषभ का मोबाइल बजा और वो बात करने लगा। जितनी देर बाहर ऋषभ मोबाइल पर बात करता रहा, खुशी की नजर उसी को ही देखती रही। ऋषभ गाड़ी में आकर बैठा और उसने खुशी को देखा। उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसने फिर से खुशी को देखा। आज खुशी बहुत ही खूबसूरत और अलग सी लग रही थी। आईना सही करते हुए ऋषभ ने फिर खुशी को देखा और गाड़ी स्टार्ट की। मॉल में तन्वी ने रेड कलर की फ्रॉक ली। ऋषभ ने वंश को भी कपड़े दिलवाए और फिर दोनों बच्चों को खिलौने भी दिलवाए। वंश भी बहुत खुश था। ऋषभ अपने लिए शर्ट देखने लगा। तभी ऋषभ ने एक शर्ट पसंद की, पर खुशी को उसमें डिफेक्ट दिखा। तो ऋषभ ने दुकानदार से दूसरी शर्ट उसी कलर में देने को कहा। इतने में ऋषभ का फोन बजा और वो बात करने बाहर चला गया। जब ऋषभ आया तो दुकानदार ने कहा उस कलर में शर्ट नहीं थी, इसलिए मैडम ने दूसरी सिलेक्ट कर ली। ऋषभ ने कहा, ठीक है, जब मैडम ने सिलेक्ट कर ली है तो वही फाइनल है, बिल बना दो। खुशी ने धीरे से कहा, मैंने तो बस ये शर्ट देखी थी। ऋषभ ने खुशी को देखा पर कुछ जवाब नहीं दिया।
ऋषभ साड़ी की दुकान में गया। ऋषभ ने खुशी से कहा, कैसी साड़ी लेना चाहोगी? खुशी ने कहा, अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तब ऋषभ ने कहा, सबने शॉपिंग की तो तुम्हें भी दिलाना तो बनता है, पसंद कर लो। खुशी सादी सी कॉटन की साड़ी देखने लगी। ये देख ऋषभ ने कहा दुकान वाले से, सिल्क की साड़ी दिखाओ। फिर ऋषभ ने खुद ही ब्लू कलर की साड़ी खुशी के लिए पसंद कर ली। साड़ी 5,000 की थी। इतनी महंगी साड़ी कभी भी खुशी ने नहीं ली थी अपने जीवन में। कुछ देर मॉल घूमे। फिर तन्वी ने कहा, पापा मुझे पिज्जा खाना है। फिर चारों जाकर पिज्जा हब में बैठ गए। ऋषभ ने सबकी पसंद का पिज्जा ऑर्डर कर दिया और कॉफी भी मंगाई। पानी पीते समय ऋषभ को ठसका लग गया और खांसी आने लगी। तभी खुशी ऋषभ की पीठ सहलाने लगी। पिज्जा खाकर घूम फिर कर वे सब घर आ गए। ऋषभ की बातें, उसके ध्यान रखने का अंदाज, सब कुछ खुशी को उसके करीब आने पर मजबूर कर रहा था। एक दिन दोपहर में खुशी तन्वी को कहानी सुना रही थी। तभी ऋषभ कमरे में आया और तन्वी के पास बैठकर बोला, खुशी, तुमने जो तन्वी के लिए किया उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। यह एक छोटा सा उपहार। कल जन्माष्टमी के कार्यक्रम में तुम उस साड़ी के साथ पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। ऋषभ के जाने के बाद खुशी ने डब्बा ओपन किया तो उसमें एक सुंदर सा नेकलेस और कान के थे। खुशी को इतना महंगा उपहार लेना ठीक नहीं लगा। वह तुरंत स्टडी रूम में गई। खुशी कुछ कहती उसके पहले ऋषभ बोल पड़ा, लाओ वापस दे दो नेकलेस, लौटाने आई हो ना? ये सुन खुशी हैरान थी कि ऋषभ को मेरे मन की बात कैसे पता चली। उसने ऋषभ का मिजाज देखकर कहा, नहीं मैं लौटाने नहीं आई हूँ, मैं तो थैंक्स कहने आई हूँ, सुंदर नेकलेस है बहुत। खुशी चुपचाप चली आई। रात को सोचने लगी, मुझे तन्वी और ऋषभ की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए, यही बेहतर होगा। मुझे इस मोह के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे बेटे वंश के बारे में सोचना चाहिए। वंश ही मेरे लिए सब कुछ है। ऋषभ जैसे अच्छे व्यक्ति के जीवन में मैं अपनी जैसी औरत का साया पड़ने नहीं दे सकती। खुशी ने सोच लिया था कृष्ण जन्माष्टमी के फंक्शन के बाद इस्तीफा दे देगी। ऋषभ के घर जन्माष्टमी का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फंक्शन में खुशी ने वही साड़ी पहनी थी जो ऋषभ ने दिलवाई थी और नेकलेस भी पहना था। कुछ देर बाद खुशी ने अपना इस्तीफा लिखकर स्टडी रूम की टेबल पर रख दिया। पूरे दिन वह ऋषभ के सामने आने से बचती रही। जब भी उसकी आवाज सुनती तो झट से इधर उधर हो जाती। रात में तन्वी को खाना खिलाने लगी। तब डाइनिंग टेबल पर ऋषभ को नाथ एक नौकर से पूछा तो नौकर ने बताया, सर ने खाना नहीं खाया, छत पर बैठे हैं और किसी को भी वहां आने से मना किया है। खुशी ने नौकर से तन्वी का ध्यान रखने को कहा और छत पर चली गई। वहां जाकर ऋषभ के पास जाकर खड़ी हो गई। ऋषभ झूले पर आंखें बंद किए चुपचाप बैठा था। आहट होने पर ऋषभ ने आंखें खोलकर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उसे पता था कि खुशी वहां जरूर आएगी। खुशी ने पूछा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? ऋषभ ने कहा, भूख नहीं है मुझे। खुशी ने पूछा, क्या हुआ जो भूख नहीं है आपको? ऋषभ ने कहा, तुम सब जानती हो खुशी, फिर क्यों अनजान बनकर पूछ रही हो? खुशी ने कहा, सुनिए, मैं जिस काम के लिए आई थी वह खत्म हो गया। तन्वी खुश है। सच कहूँ तो तन्वी को आया कि नहीं माँ की जरूरत है, और वैसे भी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली है और तन्वी स्कूल जाने लगेगी। ये सुन ऋषभ ने कहा, तन्वी को तुमसे अच्छी माँ कहाँ मिलेगी खुशी? ऋषभ ने आगे कहा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तपस्या के जाने के बाद तन्वी और मेरी जिंदगी में तुम्हारे ही आने से खुशियां आई है खुशी। सोचो, तन्वी को माँ मिल जाएगी और वंश को पिता। खुशी ने कहा, मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मेरा अतीत बहुत ही काला है। ऋषभ ने कहा, मैं अपने प्यार से तुम्हारे जीवन में उजाला ला दूंगा खुशी। खुशी ने कहा, मैं बिन ब्याही माँ बन गई थी वंश की। ऋषभ ने कहा, मैं अपने नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में भरकर सुहागन बना दूंगा, वंश को पिता का नाम दूंगा। खुशी ने कहा, मैं आपके लायक नहीं, और रोने लगी। ऋषभ ने कहा, किसने कहा तुम मेरे लायक नहीं हो? तुम्हारी जगह मेरे दिल में है खुशी। कहते हुए ऋषभ ने खुशी को सीने से लगा लिया तो खुशी भी ऋषभ की बाहों में सिमट गई। खुशी ने अपनी माँ से
ऋषभ से शादी करने की बात कही तो शीला भी खुश हो गई। कुछ दिन बाद खुशी और ऋषभ ने सिंपल तरीके से शादी कर ली। अपने मांग का सिंदूर आईने में देख खुशी बहुत खुश हुई। तभी ऋषभ ने आकर बाहों में भर लिया। खुशी और ऋषभ बहुत ही खुश थे और तन्वी और वंश भी। तन्वी को माँ मिल गई थी, वंश को पिता का नाम और ऋषभ जैसा पिता। शीला भी चिंता से मुक्त हो गई थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।